आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इजराइल इंडिया को शुरू से ही अपना नेचुरल पार्टनर मानता रहा है और इंडिया इजराइल के दरमियान ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज एक तरह से सितंबर 1950 में ही शुरू हो चुके थे, जब नेहरू साहब ने इनको रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल के बनने से भी पहले 1947 में, इजराइल 48 में बना है, उससे एक साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर साइंसदान, ही वॉज अ ज्यू, वो यहूदी थे। आइंस्टाइन ने नेहरू को खत लिखा था कि इजराइल के क़याम में आप हेल्प करें हमारी, लेकिन उस वक्त नेहरू ने इनकी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया था क्योंकि इंडिया को अपना फ्यूचर अरब वर्ल्ड में नज़र आ रहा था। इन्होंने फ़लस्तीन के बंटवारे के खिलाफ पहले वोट डाला, यानी इजराइल के बनने के खिलाफ वोट डाला इन्होंने। और फिर 1949 में भी इंडिया ने इजराइल के यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने की मुखालफत की थी। इंडिया चाह रहा था कि ये ना आए यूनाइटेड नेशन में, लेकिन 1950 में फिर इनको एक्सेप्ट कर लिया इंडिया ने। तो 47 से ही जो ज़ायनिस्ट हैं ये इंडिया के करीब रहे हैं। आज भी इजराइल इंडिया का इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात अलग है कि इंडिया को पैसे चाहिए फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में, और एक्सपोर्ट्स इंडिया की जो है वो अरब मुल्कों में बहुत ज़्यादा होती है, और फ्यूल की जो इनकी जो सारी नीड्स हैं वो अरब मुल्क ही पूरी कर रहे होते हैं। इस वजह से इंडिया को बैलेंस रखना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख पर, ये ख़ासतौर पर हिंदुत्व गुंडे जो हैं इनको दिल पे पत्थर रख के मैनेज करना पड़ता है, वरना दिल इंडिया का, चाहे सेक्युलर्स हो या चाहे वहाँ पर इंतहा पसंद गुंडे हो, कोई भी आए हुकूमत में, दिल इनका इजराइल के साथ शुरू से रहा है। इजराइल की एक बड़ी मशहूर बंदरगाह है, पोर्ट है उनका, हाइफा का पोर्ट। यहाँ पर कुछ ही अर्सा पहले हाइफा बे नाम का एक पोर्ट है, वहाँ पर इस पे चीन आया हुआ था। 25 साल के लिए इन्होंने ये जगह इजराइल से $1.7 बिलियन में ली थी लीज पे। राइटर्स ने खबर लगाई थी उस वक्त कि इजराइल ओपन्स चाइनीज ऑपरेटेड पोर्ट इन हाइफा टू बूस्ट रीजनल ट्रेड लिंक्स। अच्छा, अमेरिका वैसे खुश नहीं हुआ था इस डील से, BRI का वैसे ये प्रोजेक्ट था। चाइना ये जो हाइफा बे पे आ गया ना, तो ये BRI का प्रोजेक्ट था। लेकिन अब 1-2 रोज पहले एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इंडिया के एतबार से। अब वो क्या डेवलपमेंट है इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड जान लें कि अमेरिका के अरब वर्ल्ड में ताल्लुकात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। मतलब जब से बाइडन साहब आ रहे हैं, ट्रंप के दौर तक काफ़ी सही चल रहे थे, लेकिन जब से बाइडन आए ना, अमेरिका के अरब वर्ल्ड में ताल्लुकात कुछ गड़बड़ हो गए हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ। कुछ रोज़ पहले बाइडन साहब सऊदी अरब आए ऑयल की प्राइसेस कम कराने के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए। देखें, अमेरिका के पास इनफ ऑयल होता है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इतना प्रोड्यूस करते हैं कि वो उनके लिए इनफ होता है। लेकिन उनके जो यूरोप के इत्तेहादी हैं वो दबाव में हैं, ऑयल और गैस महंगा हो गया है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनकी प्राइसेस कम करने के लिए ये यहाँ पर आए सऊदी के अंदर बाइडन साहब। लेकिन हुआ ये कि रिक्वेस्ट तो करके गए कि भाई आप ज़रा ऑयल की प्राइसेस कम करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि प्रोडक्शन बढ़ने से इसका रेट कम हो। लेकिन बाइडन के सऊदी से जाते ही प्राइसेस कम तो नहीं हुई, 3-4% बढ़ गई, उल्टा बढ़ गई। इसके अलावा वहाँ बैठ के फजूल में बाइडन सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल की वाक़यात उठाते रहे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने, ऐसे फजूल में। उधर से सऊदीज़ ने इनको ठीक ठाक सुनाई कि तुम लोग पहले अपनी हरकतें ज़रा देखो, फिर दूसरों को लेक्चर दिया करो। अबू ग़ुरैब में आपने क्या किया कैदियों के साथ? और फिर उन्होंने कहा कि आपके जो फ़ौजी हैं इन्होंने तो निहत्ते फैमिलीज़ पर भी ड्रोन मारे हैं। सऊदीज़ ने बाकायदा शटअप कॉल दिया उनको। वो कहते हैं ना, प्रॉपर रियल सऊदी अरेबिया, बड़ा दिलेरी के साथ सऊदी ने इनको आईना दिखाया वहाँ पे। अच्छा, अब मिडल ईस्ट में एक तो ये गड़बड़ हो गई अमेरिका के लिए, सऊदी के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ऊपर से क्या हो रहा है, दूसरा मिडल ईस्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट मुल्क ईरान, तुर्की का सदर एर्दोगान प्यूटन से मिला है तेहरान के अंदर 1-2 रोज़ पहले, और वहाँ पर सीरिया और बाकी मामलात पे उनकी अच्छी मीटिंग्स रहीं। तो मिडल ईस्ट में अमेरिका डाउन, एज अ रिज़ल्ट रशिया और चाइना का वहाँ पर मजबूत इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा। ऐसे में इजरायली अखबारों में ये खबर आ रही है कि इंडिया को कहीं से धक्का मार के मिडल ईस्ट में ज़बरदस्ती इन करवाया गया है। चीन ने जो हाइफा पे पोर्ट लिया था ना थोड़ी देर पहले, जिसका मैंने आपको बताया इजराइल से 25 साल के लिए, बिल्कुल इसके पास एक तरह से इजराइल का मेन पोर्ट है, बंदरगाह है, हाइफा की बंदरगाह। ये मोदी के गुजराती दोस्त
अडानी साहब ने ले ली है। इजराइल का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है हार्ट्स, ये खबर लगा रहे हैं कि द रिचेस्ट मैन इन एशिया जस्ट बॉट इजरायली हाइफा पोर्ट। बिल्कुल पास है वहां पर चाइना के पास ये आके बैठ गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकन दबाव है इसके पीछे, जिस वजह से इजराइल ने अडानी को ये पोर्ट भेजा है। पहली बात तो ये कि इस पोर्ट की बिडिंग से इजरायलियों ने चाइनीज को निकाला हुआ था एक तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनी से किसको मसला है। इजराइल को तो मसला नहीं है, अमेरिकन को है ना। दूसरा ये कि 55% ज़्यादा जो पैसे थे ना वो अडानी ने भर के और इंडिया को ये पोर्ट दिलवाया है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अडानी अपने ट्विटर पे एक बात लिख रहा है, ये ज़रा पढ़ें फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस किस को मैसेज दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि डिलाइटेड टू विन टेंडर फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पोर्ट ऑफ हाइफा इन इजराइल विद अवर पार्टनर गेडॉट, immense strategic and historical significance for both nations, proud to be in Haifa where Indians led in 1918 on one of the greatest cavalry charges in military history। बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक इश्यूज की बात कर रहा है और मिलिट्री हिस्ट्री की बात कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और 1918 की मिलिट्री कार्रवाई, ये दो इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की हैं। चाइना के पास आगे बिठाया गया है इनको यहाँ पर हाइफा के पोर्ट पे, और इधर इसी पोर्ट के पास चाइना है जिसको बिड से आउट करके इंडिया को लाया गया। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि चाइना और इंडिया रिलेशंस मज़ीद ख़राब होंगे आने वाले दिनों में। देखें ना, दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह है ना, सिर्फ ये बॉर्डर तो नहीं है, कहीं पे भी इंडिया चाइना का फड्डा होगा दुनिया में, उसका असर पड़ेगा बॉर्डर पर। ये बात तो आप जान लें, असर उसका बॉर्डर पर पड़ेगा। दूसरा, अडानी साहब ने बात की 1918 की। अब ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। गुलाम हिंदुस्तान के गुलाम भाड़े के फौजी ज़बरदस्ती ले जाए गए कॉलोनियल फोर्सेस इंग्लैंड की जानिब से 1918 में ओटोमन एम्पायर से लड़वाने के लिए फ़लस्तीन में। इजराइल कोई नहीं था उस वक्त, वो तो यूरोप में सारे बैठे हुए थे यहूदी, थोड़ी सी तादाद में ज़रूर यहाँ पर रहते थे। तो गुलाम हिंदुस्तान के, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत करते थे ना इंडिया के ऊपर, तो गुलाम हिंदुस्तान था उस वक्त। गुलाम हिंदुस्तान के पेड मर्सनरीज भाड़े के फौजी हाइफा की बंदरगाह पे आए, 1918 में लैंड करते हैं और सॉवरन मुल्क पे हमला कर देते हैं। इसको हिंदुत्व गुंडे और इंडियन नेशनलिस्ट बड़ा प्राउडली सेलिब्रेट करते रहते हैं। हालांकि ये शर्म की बात थी कि इंडिया के ऊपर एक तो अंग्रेज का कब्जा, ऑक्यूपाइड फोर्सेस का, बरतानिया की ऑक्यूपाइड फोर्सेस इंडियन फोर्सेस को भेड़ बकरियों की तरह हाँक के उधर लेकर गए लड़वाने के लिए उस जमीन के लोगों के साथ जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने इंडिया का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था ऑटोमान्स ने, बल्कि ऑटोमान्स खुद उनके दुश्मन थे जो कि इंडिया पे कब्जा करके बैठे हुए थे, यूके वाले। असल में तो इंडिया को ऑटोमान्स का साथ देना चाहिए था ना। मतलब इंसाफ का तकादा यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऑटोमान्स अगर लड़ रहे थे बरतानिया के साथ, तो इंडिया क्यों लड़ रहा था ऑटोमान्स के साथ? ये सोचने की, कभी इस एंगल से कोई नहीं सोचता। जिन्होंने कब्जा किया हुआ इंडिया के ऊपर, उनके दुश्मनों से ये लड़ रहे हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली तुर्की को मैसेज हो सकता है, टर्की को मैसेज हो सकता है। एज आई सेड, तेहरान में एर्दोगान की मीटिंग्स कामयाब हुई हैं पुतिन से, और इब्राहिम रईसी से भी इनकी मीटिंग्स कामयाब हुई हैं। ऊपर से तुर्की के रिलेशन सऊदी के साथ दोबारा नॉर्मलाइज हो गए हैं। अमेरिका के रिलेशन खराब हो गए, रशिया के साथ, सऊदी के साथ और दीगर 2-4 मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, उनके साथ भी तुर्की के रिलेशन इनके साथ बेहतर हो रहे हैं। नाउ इंडिया जो है ये सऊदी और दीगर अरब मुल्कों की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता इस वक्त, एज इट इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन देयर मार्केट, प्लस वो जो फॉरेन रिमिटेंस आते हैं अरब मुल्कों से इंडिया सबसे ज़्यादा फॉरेन रिमिटेंसेस हासिल कर रहा होता है। लिहाजा आई थिंक कि अमेरिका के चक्कर में मोदी जी फिर से इंडिया के लिए मुसीबतें पैदा करने जा रहे हैं। एक मुसीबत वो चाइना को अंदर अपनी गलत पॉलिसियों से अंदर इंडिया के घुसा चुके हैं, दूसरी मुसीबत अब पैदा करने जा रहे हैं। डोकलाम में वैसे एक और गाँव बन गया है, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं, चाइना ने एक और गांव बना दिया है डोकलाम के अंदर। वो रुक नहीं रहे चाइनीज़, घुसते ही चले आ रहे हैं। और ये जो चाइनीज़ का आगे बढ़ने का अमल है अपनी डिस्प्यूटेड ज़मीन वापस लेने के लिए, इस पे चाइना आपको मज़ीद एक्टिव नज़र आएगा। एज आई सेड के एक गांव मज़ीद बन गया है वहाँ पे। तो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद ऐसे गांव और इस तरह के जो इनकी ब्रिजेज़ हैं और रोड्स हैं इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर, सो कॉल्ड इंडियन टेरिटरीज़, जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है, इस पर चाइना मज़ीद आपको आगे नज़र आएगा। जैसे जैसे वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया ज़्यादा एंट्री मारता जाएगा ना, तो मिडल ईस्ट वालों के साथ भी इंडिया के रिलेशन ख़राब होंगे, चाइना के साथ भी ख़राब होंगे। तो ऐसे जंप मारने से पहले इंडिया को ज़रा मिडल ईस्ट की हिस्ट्री जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो रिमिटेंसेज आ रही हैं और वो जो ऑयल आ रहा है वही धपड़धूस हो जाए, और ऊपर से वो जो चाइना को नाराज़ करके बैठे हुए हैं वो अलग से इंडिया के अंदर मज़ीद गाँव बनाता फिरे।